जय हिंद एवरीवन एंड जय श्री राम। तो भाई अब हमारा आ चुका है लेक्चर 40। हमारी पूरी ज्योग्राफी जो हम सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ के लिए कवर कर रहे थे उसका ये लास्ट लेक्चर। फिजिकल ज्योग्राफी का भी लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आएंगे आपके, जिनको हम रैंडम लेक्चर्स में कवर करेंगे। कुछ स्टैटिक का पार्ट भी आएगा, प्लस एक लास्ट लेक्चर और आएगा, लेकिन वो आएगा हमारा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। हम हर चैप्टर के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के जो 3-4 चैप्टर्स है उनके हमने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो मैंने ये सोचा था कि ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में ये पूरा पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम जाके क्या करेंगे, तब हम जाके दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनके कंप्लीट करेंगे, तो एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओशनोग्राफी में हमने कल काफी कुछ पढ़ा था, अब आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मूवमेंट ऑफ ओशन इन वाटर। अब देखो, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, लाइक हमारे अलग अलग हो जाते हैं। टेम्परेचर हो गया, इसके साथ साथ सैलिनिटी यानी कि समुद्र के अंदर खारापन जो रहता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व हो गया, और आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस भी आ जाती हैं, लाइक सन, मून, इनका भी इफेक्ट पड़ता है ना भाई पानी के मोशन पे, और विंड्स। ये सब क्या करती है, ये सब की सब मिला के आपके ओशन वाटर के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। पानी कैसे मूव होता है ये सब इन्हीं से डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब देखो, ओशन वाटर बॉडीज में दो तरह के मूवमेंट पाए जाते हैं। एक तो भाई ये जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और दूसरा होता है ऐसा जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल। अब अगर हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं मूवमेंट की बात करें, है ना, तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आ जाते हैं ओशन करंट, ठीक है, और दूसरे कौन से आ जाते हैं, दूसरे आ जाती है वेव्स यानी कि लहरें। ठीक है, वेव्स आपकी लोकलाइज्ड होती हैं, ओशन करंट्स आपके पूरे ऑल ओवर द अर्थ मूव करते रहते हैं। और ये जो वर्टिकल मोशन होता है इसको हम कैसे रेफर करते हैं, इसको हम रेफर करते हैं टाइड्स, और उसके साथ साथ आ जाती हैं अप वेलिंग्स। ये पार्ट हो गए। अब अगर हम ओशन करंट की बात करें भाई, बेसिकली ओशन करंट होता क्या है, तो ओशन करंट होता है कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो होता है भाई किसका, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का एक डेफिनेट डायरेक्शन में, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में कंटिन्यूअस फ्लो होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का। जबकि वेव्स क्या करती हैं आपकी, जबकि वेव्स आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, सॉरी, हाँ, वेव्स आपका हॉरिजॉन्टल मोशन रहता है वाटर का। ठीक है, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वेव्स का एक क्या रहता है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन रहता है। पानी आपका एक जगह से दूसरी जगह ओशन करंट के बिहाफ पर बहता है। ऐसा होता है कि पॉइंट 1 पर आपका जो पानी होता है वो पॉइंट 2 पर पहुंच जाता है, ऐसा ओशन करंट में होता है। जबकि वाटर जो वेव्स में होता है वो आपकी अपनी जगह से मूव नहीं करता है। ऐसी वेव होती है ना, तो वेव के मोशन में क्या होता है आपने पढ़ा होगा, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, तो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है एनर्जी के थ्रू। इस केस में होता है विंड एनर्जी के थ्रू। ठीक है, पानी आपका मूव नहीं करता है, लेकिन ऐसे वेव ट्रेल टाइप की बन जाती है। ठीक है, वही अगर हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल मोशन का मतलब होता है राइज एंड फॉल। ठीक है, पानी के लेवल में, सी वाटर के लेवल में राइज एंड फॉल होना इन द ओशंस एंड इन द सीज। अब ये किस वजह से होता है, ये होता है आपका सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से। आप लोगों को पता होगा भाई ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स वगैरह आती है ना, तो किस वजह से आता है, वो सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है। वैसे मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो ये इसको लेके एक एनिमेशन भी है, अगर आप लोग मतलब कि मैं छोटा सा एनिमेशन कैसे बताऊं यार, चलो थोड़ा आप सर्च कर लेना, गूगल कर लेना, इसको लेके कि एनिमेशन भी है, काफी अच्छा एनिमेशन है, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर किया था, तो आप लोग उसको देख सकते हो, सन मून और कैसे टाइड्स में वर्क करता है ना। तो ये देख लेना। तो उसके हिसाब से क्या रहता है, ओशन का जो वाटर होता है वो दिन में 2 बार ऊपर नीचे होता है। और अपवेलिंग क्या होता है, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस एंड द सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर। इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, ये हमारा जैसे सरफेस होता है ना, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर होता है जो ऊपर की तरफ है, हमारा जो कोल्ड वाटर होता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है, और जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आता है। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है ना, ये सर्कुलर मूवमेंट आपका चलता रहता है, ये वर्टिकल मोशन होता है ओशन वाटर का। ठीक है, तो ये चारों चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं ओशन वेव्स के बारे में। तो वेव्स बेसिकली क्या होती हैं, वेव्स आर सिंपली एनर्जी, है ना। ये बेसिकली पानी तो होता है, लेकिन पानी पे वर्क कौन कर रहा है, पानी पे एनर्जी वर्क कर रही है, जो क्या करती है आपकी ओशन के सरफेस पे
मूव कर, ठीक है। वाटर पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोई भी वेव पास होती है तो वाटर पार्टिकल्स आपके एक स्मॉल सर्कल में ट्रेवल करते हैं, विंड उनको धकेलती है आगे की तरफ। विंड की जो एनर्जी होती है उसी की वजह से भाई हमारी जो वेव्स हैं वो जनरेट होती है। तो विंड क्या करती है, विंड ओशन वेव्स को ओशन में ट्रेवल करने के लिए मजबूर करती है, यानी कि जो एनर्जी विंड के द्वारा इनको दी जा रही है उसकी वजह से ये आपकी क्रेस्ट और ट्रफ बनाती है और किनारे पे आके वो एनर्जी रिलीज कर देती है, ठीक है। जो मोशन होता है सरफेस वाटर का वो आपके डीप बॉटम यानी कि ऊपर ऐसा मूवमेंट हो रहा है, उसका नीचे वाले एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डीप बॉटम वाटर होता है ओशन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वेव जैसे जैसे बीच को अप्रोच करती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। ये किस वजह से होता है, ये होता है डायनेमिक वाटर और सी फ्लोर के फ्रिक्शन की वजह से। यानी कि यहाँ पर भाई हमारा कॉन्टिनेंट जो ऊपर की तरफ आ जाता है और यहाँ पर वेव ऐसे टकरा जाती है उससे, तो एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ यहाँ पर फ्रिक्शन भी जनरेट हो जाता है, तो अपनी एनर्जी वहीं पे छोड़ देती है। लार्जेस्ट वेव्स आपको ओपन ओशंस में दिखाई देंगी, सॉरी ओपन ओशन में दिखाई देंगी, यहाँ नहीं दिखाई देंगी। अब इसके बाद ओशन वेव्स की बात करें तो अगर देखो विंड स्पीड अगर बहुत ज्यादा हाई है तो वाटर क्या करता है, जैसे विंड भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हवा लग रही है, तो वाटर आपको ऊपर की तरफ उठने लगता है, ऐसा ऊपर की तरफ उठने लगता है और फिर हमारी एक ऐसी वेव जो है वो बन जाती है। वेव के दो मेजर पार्ट होते हैं, हम सबको पता है। जो ऊपर उठा वाला एरिया रहता है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, जो आपका नीचे दबा हुआ एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ती जाती है वेवलेंथ आपकी बढ़ती जाती है, वेवलेंथ के साथ साथ वेव पीरियड भी बढ़ता जाता है, वेव पीरियड के साथ साथ आपका हाइट भी जो वेव की है वो बढ़ती जाती है। अब जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एक्चुअल मूवमेंट होता है वाटर का वेव्स के नीचे वो सर्कुलर होता है ना, वो कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा, ठीक। तो वो सर्कुलर होता है, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि थिंग्स आर कैरिड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेस। वेव जैसे अप्रोच होती है वैसे चीजें क्या होती है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ घूमती है, और जब वेव चली जाती है तो वो चीज दोबारा वापस नीचे की तरफ आ जाती है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी आ जाते हैं हमारे पास, लाइक वेव क्रेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव का, ट्रफ की बात करें तो लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का। वेव हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, ये होती है हमारी वेव हाइट। वेव एम्पलीट्यूड, वेव हाइट का हाफ जो रहता है उसको हम वेव एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और वेव पीरियड का मतलब होता है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कि दो क्रैश जो आपके एक के बाद एक आते हैं उनके आने में कितना टाइम होता है, या फिर दो ट्रफ के बीच में आने में कितना टाइम होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज वेव पीरियड। फिर उसके बाद में एक और आ जाता है वेव लेंथ क्या होती है। तो वेव लेंथ बेसिकली दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो होती है हमारी वेव लेंथ। वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक गिवन पॉइंट पे, किसी भी स्पेसिफिक गिवन पॉइंट पे एक सेकेंड टाइम में कितनी वेव्स गुजरती हैं उसको हम बोलते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। और वेव स्पीड का मतलब होता है रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर, पानी से किस रेट से आपकी जो वेव है मूव कर रही है, इसको हम मेजर करते हैं नॉट्स, ठीक है। ये तो होती है हमारी वेव्स। अब वेव्स के बाद सेकंड टॉपिक आता है टाइड्स का। टाइड्स का मतलब होता है पीरियोडिकल राइज, यानी पीरियोडिकल से क्या मतलब होता है, एक फिक्स टाइम पे एक रेगुलर टाइम पे आपके राइज एंड फॉल होता है किसका, सी लेवल का। लेकिन कब, वंस और ट्वाइस आ डे, एक दिन में एक या दो बार। मेनली ये किस वजह से होता है, मेनली ये होता है अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, इसको हम बोलते हैं टाइड। अब देखो जो मूवमेंट आपका जो वाटर का होता है मीटरोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से, मीटरोलॉजी में कौन कौन से आ जाते हैं, तुम्हारी विंड आ जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, प्रेशर चेंजेस की वजह से। इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, इनको हम जनरली बोलते हैं सर्जेस, ठीक है। सर्जेस टाइड्स की तरह रेगुलर नहीं होते हैं, ये कभी कभार होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके विंड पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद में हम टाइड की जैसे बात कर रहे थे बेसिकली, तो टाइड आपकी कंबाइंड इफेक्ट्स की वजह से होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी एग्जर्ट की जाती है अर्थ पे, कौन एग्जर्ट करता है, बाय द सन, सन करता है, लेकिन ये होता है एक माइनर इफेक्ट। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी एग्जर्ट की जाती है अर्थ पे लेकिन मून के द्वारा, ये होता है एक मेजर इफेक्ट, है ना।
भाई जब मून और अर्थ एकदम पास में है तो हाई टाइड आती जाती है। एक अच्छा खासा इसको लेके एनिमेशन है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, मतलब आप समझ ही गए होंगे वैसे तो। और तीसरा इसमें टॉपिक आता है, वो आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से भी आपकी टाइड्स आती है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई जो हाईएस्ट पार्ट होता है या क्रेस्ट होता है वेव का, जब वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाता है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी वेव का या टाइड का जो हाईएस्ट आपका पॉइंट पहुंच चुका है, तो इसको हम हाई टाइड बोलते हैं कि भाई हाई टाइड आ गई है ना। और लो टाइड कौन सी होती है कि भाई उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो आपका पानी जो सबसे कम हाइट वाला रहता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आपका लो टाइड। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं टाइडल रेंज। हाईएस्ट टाइड वर्ल्ड की अकर होती है पे ऑफ फंडे में, जो कि आपका कनाडा में है। हाईएस्ट टाइड इंडिया में आती है ओखा, दैट इज इन गुजरात। ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज जो है वो भी आपको पे ऑफ फंडे यानी कि ईस्टर्न कनाडा में दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब टाइडल करंट रुक जाता है ना, तो इसको कहा जाता है स्लैक वाटर या फिर स्लैक टाइड, ठीक है। फिर आता है इस पर टाइडल बोर्ड। टाइडल बोर्ड का मतलब होता है जब भी टाइडल बोर्ड, ठीक है, जब भी टाइड क्या करती है, ऐसे एक नैरो और शैलो एस्चुरी में एंटर करती है किसी रिवर के पास, है ना। यहाँ से भाई हमारी रिवर आ गई, यहाँ से हमारी टाइड आ रही है, तो इसका जो फ्रंट है ना, यहाँ पर ऐसे पानी थोड़ा इकट्ठा सा हो जाता है, पाइलिंग अप ऑफ वाटर हो जाता है। वर्टिकली क्या होता है, थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, इसको टाइडल बोर कहा जाता है। टाइडल करंट भी एक टर्म आता है। टाइडल करंट का मतलब होता है कि भाई जब कोई गल्फ जो है वो कनेक्टेड है किससे, सी से कनेक्टेड है, एक नैरो चैनल के द्वारा। एक नैरो चैनल के द्वारा गल्फ क्या है, सी से कनेक्टेड है। तो टाइड के दौरान क्या होता है कि पानी आपका यहाँ अंदर और बाहर जाता रहता है, तो इसको टाइडल करंट बोलते हैं। और फिर उस पर एक टर्म और आता है, उसको कहा जाता है कलाकड्डल। ये आपके ओशन के स्वेल्स होते हैं, ओशनिक स्वेल्स होते हैं। ये अगर होते हैं इंडियन ओशन में अप्रैल से लेके मई के टाइम, यानी कि अब इनका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ये ओरिजिनेट होते हैं भाई आपके सदर्न इंडियन ओशन में स्ट्रॉम्स वगैरह की वजह से, और इंडियन ओशन में नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। ये जैसे जैसे भाई शोर्स किनारों के पास पहुंच जाते हैं, सदर्न केरला और तमिलनाडु के पास में, तो फिर ये क्या करते हैं, और ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। फ्लडिंग आपकी स्प्रिंग टाइड्स में बहुत ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट आते हैं ओशन करंट्स की तरफ। तो ओशन करंट्स की जैसे मैंने बात की थी पहले कि ओशन करंट होते हैं कंटिन्यूअस, प्रिडिक्टेबल, यानी कि हमें पता होता है कि भाई कब कहाँ कैसे जाएंगे। इनका एक मूवमेंट होता है, क्यों, इनका मूवमेंट होता है डायरेक्शनल। इनका मूवमेंट आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में थ्रू आउट द टाइम देखने को मिलेगा। सी वाटर का कंटिन्यूअस, प्रिडिक्टेबल और डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो ओशन वाटर्स को अगर देखा जाए तो ये आपके रिवर के फ्लोज की तरह होते हैं, जिनका एक फिक्स्ड कोर्स होता है, उसी कोर्स पर ये चलते हैं। ये एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर को एक डेफिनेट पाथ और डायरेक्शन में लेके जाते हैं। यानी कि ये मैसिव मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, जो आपका अलग अलग फोर्सेस की वजह से इन्फ्लुएंस रहता है। ओशन वाटर भी दो डायरेक्शन में मूव करता है, एक रहती है हमारी हॉरिजॉन्टली और दूसरी रहती है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम बोलते हैं करंट, जबकि वर्टिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, अप वेलिंग या डाउन वेलिंग। तो भाई टाइप्स ऑफ ओशन करंट की बात करेंगे। ओशन करंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ। डेप्थ के बेसिस पे उनको हम क्लासिफाई करते हैं, किसमें, एक तो आ जाते हैं भाई हमारे सरफेस करंट्स और दूसरे आ जाते हैं डीप वाटर करंट्स। सरफेस करंट्स की बात करेंगे तो भाई ये जो सरफेस सर्कुलेशन होता है या सरफेस करंट होता है, ये आपका ओशन वाटर का मात्र 10% होता है ना। ये आपका स्टार्टिंग के जो 0 से लेके 400 मीटर की डेप्थ है वहां तक पाया जाता है। और डीप वाटर करंट यानी कि बाकी का जो 90% आपका वॉल्यूम है, वो हमारा डीप वाटर करंट का पार्ट होता है। ये जो वाटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ओशन के बेसिन में भी मूव करते रहते हैं ड्यू टू द वेरिएशंस इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी। यानी कि भाई यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो इनका मूवमेंट कम से ज्यादा से कम वाली जगह पर होता रहेगा। प्लस ग्रेविटी की वजह से भी कम मूवमेंट होता रहता है। डीप वाटर क्या करता है, डीप वाटर सिंक इनटू द डीप ओशन बेसिन, यानी कि ये डीप ओशन बेसिन है, यहीं पर ये पानी आपका नीचे की तरफ रहता है, हाई लेटीट्यूड्स में, ऊपर की तरफ, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर आपके बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है। देखो जो आपका डीप वाटर होता है, ये नीचे वाला जो भी पानी होता है, ये हाई लेटीट्यूड्स यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ और इक्वेटर से नीचे की तरफ यहाँ
ट्रॉपिक्स से भी ऊपर की तरफ और यहाँ ट्रॉपिक से नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, नीचे की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडा इलाका होता है, तो ठंडा इलाका होने की वजह से यहाँ पर आपकी डेंसिटी जो रहती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो पानी नीचे की तरफ जाता है, जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो पानी ऊपर की तरफ तैरता है। सिंपल सा फैक्ट है ना, कम डेंसिटी वाली चीज ऊपर रहेगी और ज्यादा डेंसिटी वाली चीज नीचे डूब जाती है। फिर दूसरा भी एक कैटेगराइजेशन आता है कि ओशन करंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करते हैं, कोल्ड करंट के बेसिस पे, और दूसरे आ जाते हैं भाई हमारे वार्म करंट। हॉट करंट लिखने वाला था मैं, तो दूसरे आ जाते हैं भाई हमारे वार्म करंट्स। ठीक है, अब देखो कोल्ड करंट का काम क्या रहता है। कोल्ड करंट क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को वार्म वाटर वाली एरियाज में लेके आते हैं। कोल्ड वाटर को ये क्या करते हैं भाई, कोल्ड वाटर को ऐसे वार्म वाटर वाली एरियाज में लेके जाते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड्स की तरफ। ये हाई लेटीट्यूड्स होते हैं हमारे, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर नॉर्थ की तरफ और नीचे साउथ की तरफ। ये जो ठंडे इलाके होते हैं ये हाई लेटीट्यूड्स में आते हैं, ये मिडिल लेटीट्यूड्स आते हैं। तो हाई लेटीट्यूड से क्या करते हैं, ये आपके लो लेटीट्यूड्स की तरफ आपके ठंडे पानी को गर्म पानी तक, गर्म पानी वाले एरियाज में लेके आते हैं। ये जो करंट्स है ना, ये जनरली आपको कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट पर मिलेगी। जो भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट साइड में आपको ये मिलेंगे इन द लो एंड मिडिल लेटीट्यूड्स। ये लो लेटीट्यूड्स और मिडिल लेटीट्यूड्स में, यानी कि ट्रॉपिक्स के बीच में, ये आपको कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट पे मिलेंगे। ठीक है, और ये दोनों हेमिस्फीयर में होता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये आपको ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे हायर लेटीट्यूड्स पे, यानी कि ट्रॉपिक से ऊपर और ट्रॉपिक से नीचे क्या है, ये आपको ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके बाद हम वार्म करंट्स की बात करें तो वार्म करंट्स क्या करते हैं भाई, ये वार्म वाटर को लेके आते हैं ठंडे पानी वाले इलाके। ठीक है, लो टू हाई लेटीट्यूड्स, यानी कि भाई ये लो लेटीट्यूड से हाई लेटीट्यूड्स की तरफ गर्म पानी को लेकर जाते हैं। और ये कहां पर ऑब्जर्व होंगे, ये आपके कॉन्टिनेंट्स में ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द लो एंड मिडिल लेटीट्यूड, दोनों हेमिस्फीयर्स में। दूसरी तरफ सिर्फ अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये जनरली आपको वेस्ट कोस्ट पर मिलेंगे इन द हाई लेटीट्यूड। ठीक है, अब पूरी कहानी इन्हीं की है। पूरी कहानी इन्हीं की कैसे है कि देखो, ओशंस के अंदर बनते हैं आपके गायर्स। गायर्स क्या होते हैं, जैसे कि भाई हमारा पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है। तो गायर का मतलब होता है एक लार्ज सिस्टम। किस चीज का सिस्टम, ऑफ रोटेटिंग ओशन करंट। ठीक है, जो आपका रोटेटिंग ओशन करंट है, ओशन करंट का इधर से उधर आना जाना है एक घुमाव में, यानी कि इस तरीके से घूमता है ना, एक जगह से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो ये जो रोटेटिंग ओशन करंट्स का एक फिक्स्ड पाथ होता है, जो सिस्टम होता है, उसको गायर बोला जाता है। ये जनरली आपके रिलेटेड रहते हैं लार्ज विंड मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, इनको बोलते हैं हम गायर। तो इसमें एक टर्म आ जाता है करंट डायरेक्शन। इन जनरल अगर हम देखें तो करंट्स जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं एक गायर के अंदर। ठीक है, जबकि जो आपके करंट सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन ओनली एक्सेप्शन इसमें कौन सा आ जाता है, ओनली एक्सेप्शन इसमें आ जाता है इंडियन ओशन वाला। इसमें हमारा साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून की जो करंट्स होते हैं वो अलग आ जाते हैं, वो थोड़े एक्सेप्शन में आ जाते हैं। ठीक है, और ओशन करंट मूवमेंट जो आपका नॉर्थ अटलांटिक गायर में जो पाया जाता है, इसके साथ साथ नॉर्थ पैसिफिक गायर में पाया जाता है, वो जनरली आपका होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, जबकि जो आपके गायर सदर्न हेमिस्फीयर में है वो क्या बताया मैंने, वो आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज। फिर एक आता है करंट टेम्परेचर। तो देखो भाई, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के जो वेस्टर्न पार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब हर कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, करंट्स उसमें क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। मान लीजिए भाई ये आपका एक स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर करंट आपको जो है वो कोल्ड मिलेगा। जबकि करंट्स कमिंग फ्रॉम द पोलर रीजन, यानी कि ये जो पोलर रीजन है, यहाँ से और यहाँ से आने वाले जो कोल्ड करंट है वो कोल्ड है। सीधी सी बात है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल ठंडे इलाके, वहां से जो पानी आएगा वो क्या होगा, ठंडा होगा। और जो इक्वेटर के पास में जो करंट्स है वो क्या होंगे, वो गर्म होंगे। क्यों? क्योंकि सूरज डायरेक्ट रोशनी यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, वो भी फ्लो करता है, जो क्या करता है, जो आपका वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, और ये होता है वार्म। ठीक है, उसके साथ साथ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी होती है, जो आपकी वेस्ट से लेके ईस्ट तक आती है, और जो आपका आता है कोल्ड की कैटेगरी। ठीक है, ये एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब हमें देखना है कि भाई इंपॉर्टेंट ओशन करंट्स कौन कौन से हैं।
सबसे पहले नोमेनक्लेचर से समझिए कि कोल्ड वाटर करंट को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है और वार्म वाटर करंट को हमने रेड से रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले इसमें आ जाता है इक्वेटोरियल करंट सिस्टम। हर ओशन को हम कंसिडर कर रहे हैं एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन, उनका एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो भाई ये भी एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। यानी कि हर ओशन में एक्सेप्ट द आर्कटिक, है ना, ऊपर वाला जो आर्कटिक है उसको छोड़ के सारे ओशन में एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है। एक साउथ इक्वेटोरियल करंट भी देखने को मिलता है, एक साउथ इक्वेटोरियल करंट भी है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ इक्वेटोरियल करंट, और एक इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी देखने को मिलता है। ये होता है इक्वेटोरियल काउंटर, जो इनके अपोजिट फ्लो करेगा। नॉर्थ इधर जा रहा है, साउथ इधर जा रहा है, इक्वेटोरियल इधर जा रहा है। सिमिलरली नॉर्थ इधर, साउथ इधर, इक्वेटोरियल अपोजिट साइड, तो एक इक्वेटोरियल करंट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या करते हैं, आपके ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, और ये होते हैं वार्म वाटर करंट। उसके बाद इक्वेटोरियल काउंटर करंट की बात करें तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो होता है ये आपका नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल के बीच में लाई करता है, और ये उनकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है ना। ये भी एक वार्म वाटर करंट। थर्ड आ जाता है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, इसको कहा जाता है एसीसी। एसीसी आपका एक ओशनिक करंट है ना। ये क्या करता है, ये आपका क्लॉकवाइज फ्लो करता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज फ्लो करता है कहाँ, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है अंटार्कटिका के आसपास। इसका एक अल्टरनेटिव नाम जो रहता है वो उसको कहा जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये एक कोल्ड वाटर करंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन करंट। ये होता है एक लो सैलिनिटी करंट, ठीक है। इसके आसपास एक लार्ज क्या बोलते हैं मेरीन इकोसिस्टम होता है। ये वन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये भाई यहाँ पर फ्लो करता है, इसको पेरुवियन करंट बोला जाता है, या फिर इसको हम हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। एल नीनो वगैरह जो होता है वो यहीं से जनरेट होता है। तो ये कहाँ से करता है, ये भाई चाइना की जो सदर्न मोस्ट टिप है यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे नदन पेरू की तरफ मूव करता है, यानी कि साउथ अमेरिका की तरफ मूव करता है, और ये आपका साउथ अमेरिका की पूरी वेस्टर्न कोस्ट को कवर करके रखता है। ये भी एक कोल्ड वाटर करंट है। फिर आ जाता है कुरील या फिर आपका ओयोशियो करंट, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा कुरील या ओयोशियो करंट है ना, ये आ जाता है सब आर्कटिक ओशन करंट के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका बेसिकली क्या बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज में इस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद ये ऑरिजिनेट कहाँ होता है, ये भाई ऑरिजिनेट होता है आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में ऑरिजिनेट होता है। उसके बाद में ये साउथ की तरफ मूव करता है बेरिंग सी की तरफ, यानी कि वेस्टर्न नदर्न पैसिफिक ओशन की तरफ मूव करता है। ये एक न्यूट्रिएंट रिच करंट है, ये कोलाइड करता है आपका कुरोशियो करंट के साथ। ये जो कुरोशियो करंट है इसके साथ में ये क्या करता है, उसके साथ में ये कोलाइड करता है ऑफ द जापानीज ईस्टर्न शोर, ठीक है। और ये फिर क्या करता है, ये नॉर्दर्न पैसिफिक आपका ड्रिफ्ट का पार्ट बन जाता है। कुरील या ओयोशियो करंट आपका जो है ये बेसिकली एक कोल्ड वाटर करंट। फिर उसके बाद आता है कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट आपका बेसिकली कहां पर है, कैलिफोर्निया करंट ये रहा। कैलिफोर्निया करंट आपका एक्सटेंशन है एलिशियन करंट का। ये कहाँ लाई करता है, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है, साउथ की तरफ ये मूव करता है, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ पैसिफिक गायर का एक पार्ट होता है। यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग अपवेलिंग दिखाई देती है, और ये आपका कोल्ड वाटर करंट है। जैसा आपको दिख रहा है भाई, आपकी किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आपको कोल्ड वाटर करंट्स दिख रहे हैं, है ना। ईस्टर्न साइड में देखोगे तो भाई यहाँ पर आपके जो है हॉट वाटर करंट्स या फिर वार्म वाटर करंट्स दिख रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट भाई कहां पर है, लैब्राडोर ये रहा। लैब्राडोर करंट आपका क्या करता है, आर्कटिक ओशन से साउथ की तरफ, ऐसे आर्कटिक ओशन से आया साउथ की तरफ मूव किया इसने, और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर एक गल्फ स्ट्रीम जो है उससे मिल जाता है ना। गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म करंट है, इससे मिल जाता है।
तो जो कॉम्बिनेशन होता है कोल्ड लेब्राडोर का और वार्म गल्फ स्ट्रीम का, इसकी वजह से वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड इस पूरे एरिया में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैनरी करंट की तरफ। कैनरी करंट आपका है लो सैलिनिटी। लो सैलिनिटी करंट है, ये आपको कहां से कहां तक आता है? ये आता है फ्रैम स्ट्रेट से लेके केप फेयरवेल। फ्रैम स्ट्रेट से लेके केप फेयरवेल तक आता है। ये क्या करता है? ये आर्कटिक को डायरेक्टली आपका नॉर्थ अटलांटिक से ऐड करता है मेजर फ्रेश वाटर सिंक या आर्कटिक के लिए। ठीक है, ये मतलब कि ये आपका यहाँ से आया और आर्कटिक का जो आपका पूरा फ्रेश वाटर पानी है वो यहाँ पर आता है। ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है सी आइस एक्सपोर्ट का आउट ऑफ द आर्कटिक, यानी आर्कटिक से सी की जो आइस है वो यहाँ से बाहर भेजी जाती है। फिर उसके बाद आता है बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट भाई कहाँ पर है? इतने सारे करंट है ना, एकदम से याद नहीं रहते कौन कौन से कहाँ पर है। ठीक है, तो बेंगुएला करंट ये क्या है? ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का पार्ट है। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट का पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर का। ईस्टर्न पोर्शन जो ईस्टर्न पोर्शन है बेसिकली ये साउथ अटलांटिक ओशन गायर का। लो सैलिनिटी होती है यहाँ पर, अवेलिंग होती है, एक्सीलेंट फिशिंग जोन भी पाया जाता है। ये आपका आ जाता है कहाँ पर? बेंगुएला करंट कहाँ पर है यार? ये रहा, अफ्रीका के आपके वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। फिर उसके बाद आ जाता है फॉकलैंड करंट। तो भाई फॉकलैंड करंट आपके आ गए, ये रहे कोल्ड वाटर करंट है। ये आपके किसकी ब्रांच है? ये हमारे अंटार्कटिक सर्कमपोलर यानी कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यानी कि एसीसी के पार्ट होते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मालनिवास करंट। ठीक है, इनका नाम रखा गया है फॉकलैंड आइलैंड्स की तरफ। यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड्स हैं, उनके नाम पे रखा गया है। ये कोल्ड करंट क्या करता है? ये ब्राजील के जो वार्म करंट्स हैं उनके साथ में मिक्स हो जाता है और फिर मिलके ब्राजील मालनिवास करंट कॉन्फ्लुएंस जोन बनाता है, जिसकी वजह से इस रीजन में टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। फिर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट। ये तो इंडिया वाला आ गया। इंडिया का जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है भाई, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या करता है? साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ मूव करता है इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में। तो ये बनाता है भाई इस साइड की तरफ हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ये वार्म करंट होता है। और फिर सोमाली करंट आ जाता है। तो सोमाली करंट यानी कि ये आपका जैसे अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम फ्लो करती है ना, ये उसी तरीके से भाई यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमारा सोमाली करंट है वो फ्लो करता है। ठीक है, ये आपका जो करंट है ये मॉनसून से हैवली इन्फ्लुएंस्ड रहता है। यहाँ पर आपकी मेजर क्या बोलते हैं वेलिंग सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। इसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर यानी कि एसीसी का पार्ट होता है। ये एक सीजनल करंट होता है जो समर में स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है विंटर में। इट इज अ वार्म वाटर करंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है कुरोशियो करंट। जो वेस्ट बाउंड्री होती है जापान के क्या बोलते हैं, सॉरी, जापान करंट जो रहता है इसको ब्लैक करंट के नाम से भी जानते हैं। ये वेस्ट बाउंड्री करंट भी होता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपका कुरोशियो, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ब्लैक स्ट्रीम। जापानीज में इसका मतलब होता है ब्लैक स्ट्रीम। ये पैसिफिक है यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो भाई यहाँ पर काम करती है वही आपका कुरोशियो जो है वो आपका पैसिफिक यहाँ पर काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या था, एक पॉइंट और था। हाँ, यहाँ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है इस करंट का वो आपके आसपास के ओशन से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ जो टेम्परेचर है जापान का वो भी काफी हद तक रेगुलेट किया जाता है और वो थोड़ा सा क्या रहता है, ज्यादा गर्म रहता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नदर्न पैसिफिक करंट की तरफ। नदर्न पैसिफिक करंट आपको बताया था भाई कुरोशियो करंट की वजह से और ओइशियो करंट के कॉम्बिनेशन की वजह से जनरेट होता है। ये आपका क्या करता है, ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेट करता है अलोंग द वेस्टर्न नदर्न पैसिफिक ओशन। उसके बाद आ जाता है अलास्का करंट। ये बेसिकली क्या होता है कि नदर्न पैसिफिक का जो नॉर्थ की तरफ बाइफरकेशन हो जाता है, डाइवर्जन हो जाता है, उसकी वजह से हमारा अलास्का करंट जनरेट होता है। और साउथ की तरफ जो होता है उससे हमारा कैलिफोर्निया करंट जनरेट होता है। ये भी आपका क्या है, बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, वार्म वाटर करंट है। लेकिन अलास्का और कैलिफोर्निया बाद में जाके क्या हो जाता है, कोल्ड करंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमारा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट आ जाता है। तो भाई ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट आप देख पा रहे हो, ये क्या करता है, ट्रॉपिकल मैरीन फौना को आपके सब ट्रॉपिकल रीजन्स में साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास में ट्रांसपोर्ट करता है। फिर आ जाता है उसके बाद फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट भाई यहाँ पर होना चाहिए। फ्लोरिडा करंट क्या करता है, फ्लोरिडा पेनिसुला के पास में लाई करता है और ये आपका गल्फ स्ट्रीम को ज्वाइन करता है केप हैटरेस।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है गल्फ स्ट्रीम। वेस्टर्न इंटेंसिफाइड करंट होता है, ये आपका जनरली जनरेट होता है विंड की वेलोसिटी यानी कि विंड की स्ट्रेस की वजह से। ये आपका डिवाइड हो जाता है नदर्न अटलांटिक करंट में, ठीक है। ये क्या करता है, नदर्न यूरोप को क्रॉस करता है, सदर्न स्ट्रीम आपकी जो रहती है, और दूसरी रहता है कैनरी करंट, ठीक है, जो आपका वेस्ट अफ्रीका की तरफ रहता है। उसके बाद आ जाता है भाई हमारा, अच्छा गल्फ, ठीक सॉरी, गल्फ करंट भी आ गया। फिर उसका नॉर्वेजियन करंट आ जाता है। नॉर्वेजियन करंट आपका बेसिकली ये लाई करता है यहाँ पर आपके आर्कटिक के दो डोमिनेंट इन्फ्लोज देखने को मिलते हैं, यानी कि ये हमारा होता है नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक करंट का ड्रिफ्ट का पार्ट होता है। कई बार इसको हम गल्फ स्ट्रीम का एक्सटेंशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट जो रहता है ये आपकी पूरे ब्राजील, जो पूरी क्या बोलते हैं सदर्न अमेरिका है, उसके पूरे ईस्टर्न कोस्ट को घेरते हुए साउथ की तरफ आता है। ये आपका लाई करता है रियो डे पेल्टा की तरफ, रियो डेला पेल्टा की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद ही क्या करता है, यहाँ पर कोल्ड फॉकलैंड करंट्स को ज्वाइन कर लेता है अर्जेंटाइन सी की तरफ, और इसकी वजह से यहाँ पर एक टेम्परेट जोन यानी कि टेम्परेट सी यानी कि टेम्परेट क्लाइमेट बन जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं मोजाम्बिक करंट की तरफ। मोजाम्बिक करंट जो है आपका, वो आपका लाई करता है मोजाम्बिक एंड द आइलैंड ऑफ, कौन सा, मेडागास्कर, ठीक है, अफ्रीकन ईस्ट कोस्ट की तरफ भाई आपका यहाँ फ्लो करता है इन द मोजाम्बिक चैनल। फिर आता है अगुलास करंट। तो ये अगुलास करंट भाई कहाँ है, अगुलास अगुलास अगुलास, दिस आ गया भाई। अगुलास करंट क्यों नहीं है, हाँ ये है तो है अगुलास करंट। ये लार्जेस्ट वेस्टर्न बाउंड्री ओशन करंट है। ये क्या करता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के सदर्न की तरफ फ्लो करता है। ये आपका साउथ इक्वेटोरियल का पार्ट होता है। उसके बाद इंडिया का ही साउथ वेस्ट मानसून करंट आता है। ये इंडियन ओशन को डोमिनेट करता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, यानी कि जून से लेके अक्टूबर तक। इट इज अ ब्रॉड ईस्टवर्ड फ्लोइंग ओशन करंट, जो आपका अरेबियन सी और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल दोनों में एक्सटेंड करता है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ओशन करंट। ये आपके आ जाते हैं मेजर कोल्ड एंड वार्म ग्लोबल ओशन करंट, जिनकी स्टडी आप लोगों को करनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करंट, जैसे कौन कौन सी फोर्सेस होती है जो ओशन करंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारी प्राइमरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस में आ जाता है इंसोलेशन, यानी कि सूर्य की किरणों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ इंसोलेशन। देखो, सोलर एनर्जी की वजह से होती है इंटेंस हीटिंग, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, पानी हमारा होता है एक्सपैंड, वाटर एक्सपैंड करता है यानी कि फैलता है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर के आसपास पानी पोल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का हो जाता है। पानी पे डायरेक्ट रोशनी आ रही है तो इक्वेटर के आसपास वाला जो पानी है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है पोल्स के कंपैरिजन में। इसी की वजह से इक्वेटर के पास में जो ओशन वाटर होता है वो आपका 8 सेंटीमीटर हाई रहता है एज कंपेयर टू द मिडिल लैटिट्यूड्स, सॉरी हाँ मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इसकी वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप होता है, यानी कि एक स्लोप टाइप का डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पानी आपका स्लोप की तरफ ऐसे फ्लो करता है। दूसरा आ जाता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, विंड की वजह से। विंड आपका सरफेस पे ब्लो करती है, ऐसे हवा चलती है, काफी तेज चलती है। ये पानी को क्या करती है, ये पानी को पुश करती है, मूव कराती है। तो जब फ्रिक्शन आपका विंड का और वाटर सरफेस का होता है, उनके फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है ओशन का, वाटर बॉडी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। फिर आ जाता है ग्रेविटी, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो देखो ग्रेविटी क्या करती है, ग्रेविटी पानी को नीचे की तरफ खींचती है, पानी को नीचे की तरफ खींचती है, उसको पाइल कराती है यानी कि उसको इकट्ठा कराती है, और एक ग्रेडियंट वेरिएशन क्रिएट कर देती है। इसमें प्लस कोरिलेसिस फोर्स भी लगती है, जिसकी वजह से क्या करता है, पानी आपका मूव करने लगता है टू द राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या करता है, राइट की तरफ मूव करने लगता है, और लेफ्ट की तरफ मूव करता है किसमें, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये लार्ज एक्यूमुलेशंस होते हैं पानी के, और ये आपके गायर्स के फॉर्म में फ्लो करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके लार्ज सर्कुलर करंट सारे ओशन बेसिस में क्रिएट कर देते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्सेस में भाई क्या क्या आ जाता है, सेकेंडरी फोर्सेस में
जैसे कि सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, और सैलिनिटी यानी कि खारे पानी का जो डिफरेंस होता है, ये खारेपन का, ये सेकेंडरी फोर्सेस में काउंट होता है। यानी कि देखो सीधी सी बात है आपकी, अगर मान लीजिए, हाँ एक और फैक्टर आ जाता है वाटर डेंसिटी। मान लीजिए वाटर डेंसिटी जो है, वाटर डेंसिटी में भी अगर डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से भी ओशन करंट्स की वर्टिकल मोबिलिटी में इफेक्ट आता है। अब देखो, जो पानी जिसकी सैलिनिटी है काफी ज्यादा, है ना, उसकी सैलिनिटी ज्यादा है, तो यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो भी हाई है, ठीक है। और दूसरा तरफ दूसरा पानी जिसकी सैलिनिटी कम है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम हो। सेम वे में क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वार्म वाटर के कंपैरिजन। तो अब होता क्या है कि भाई जो डेंस वाला पानी है वो क्या करता है, नीचे की तरफ दब जाता है, और जो कम डेंसिटी वाला पानी है वो ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर ओशन करंट्स भाई तब अकर होते हैं जब कोल्ड वाटर पोल्स पे जो रहते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और डूब जाते हैं और स्लोली मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। जबकि वार्म वाटर करंट क्या करते हैं, वार्म वाटर करंट आपके इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं और ये सरफेस पे ही रहते हैं टूवर्ड्स द पोल, सिंकिंग कोल्ड वाटर को रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट आता है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। सैलिनिटी का क्या मतलब होता है, सैलिनिटी का मतलब होता है खारापन, शुद्ध भाषा में कहा जाए तो, बाकी टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट, कितना भाई नमक जो है वो पानी के अंदर घुला हुआ है इन द सी और इन ओशन। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर ऑफ सी वाटर, 100 ग्राम ऑफ सी वाटर। समुद्र के 1000 ग्राम में कितना सॉल्ट घुला हुआ है। जनरली इसको पीपीटी यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड में एक्सप्रेस किया जाता है। 24.7% की जो आपकी सैलिनिटी होती है, इसको अपर लिमिट फिक्स किया गया है ब्रैकिश वाटर के लिए, यानी कि कोई भी पानी है उसको खारा तब बोला जाएगा जब यहाँ पर 24.7 की सैलिनिटी इसके अंदर पाई जाए। फिर एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है आइसोहेलाइंस। आइसोहेलाइंस आइसोहेलाइंस बेसिकली मैप पे कुछ लाइंस होती है जिसकी वजह से अलग अलग जगह की जो सैलिनिटी होती है उसको दिखाया जाता है। यानी कि अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है आइसोहेलाइंस की कैटेगरी में, तो फिर ये बोला जाएगा कि दोनों की जो सैलिनिटी है वो सेम है। ये पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी हो सकते हैं। ये इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी आपकी शो करते हैं। स्टैंडर्ड सैलिनिटी कितनी है ओशन वाटर की, दैट इज 35.5 पीपीटी। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है अटलांटिक ओशन के अंदर में, ठीक है। डेड सी के अंदर में भाई 350 पीपीटी रहता है। लेक वैन जो है यहाँ पर आपका 400 रहता है, और लेक उर्मिया है इसमें भी इसी के आसपास रहता है। हाई सैलिनिटी में हम जनरली डूबते नहीं है, क्योंकि हाई सैलिनिटी मतलब हाई डेंसिटी। अब भाई पानी की डेंसिटी ज्यादा है, हमारी डेंसिटी कम होगी तो हम उसमें नहीं डूबेंगे, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ओशन वाटर की सैलिनिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो भाई, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं हमारे ओशन के, बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जहां पर पानी यानी कि रेनफॉल होती है बहुत कम, लेकिन एवापोरेशन यानी कि हीट भाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो पानी जो है वो काफी तेजी से उसका वाष्पीकरण हो रहा है, वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ उड़ रहा है सूखी हवाओं की वजह से। तो ये एवापोरेशन क्या करता है, पानी को तो रिमूव कर देता है, लेकिन वाटर वेपर क्या करता है, सॉल्ट की लेयर पानी के सरफेस पे छोड़ता जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका सॉल्टीनेस होती है किसी भी जगह की वो बढ़ जाती है। अब किसी जगह की सॉल्टीनेस बढ़ गई तो मतलब उस जगह का जो ओशन वाटर है उसकी डेंसिटी भी बढ़ गई, यानी कि ओशन वाटर डेंस हो गया, ठीक है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरे रीजन में आ जाता है आइस फॉर्मेशन, ठीक है। आइस को जैसे ही आपका जो फ्रीजिंग आइस होती है, उस आइस फॉर्मेशन जब होता है तो वो भी आपकी सॉल्ट पानी में छोड़ती है। इसके साथ साथ सलाइन वाटर का एडवेक्शन, एडवेक्शन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना सलाइन वाटर का, या फिर उनका एक्सचेंज होना, इंटरमिक्सिंग होना, तो उसकी वजह से भी भाई आपकी सैलिनिटी इफेक्ट होती है। और फिर मिक्सिंग विद मोर सलाइन डीप वाटर, है ना, आपका नीचे क्या भाई ज्यादा जो डीप वाटर है ये ज्यादा सलाइन है, ऊपर सरफेस वाला कम है, तो इनकी इंटरमिक्सिंग होती है ओशन करंट्स की वजह से। और ऐसा भी होता है कई बार कि ओशन के सरफेस के नीचे यहाँ पर सॉल्ट के डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, इसकी वजह से भी पानी में खारापन बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, यानी कि ऊपर से नीचे तक सैलिनिटी में कैसे चेंज आता है। देखो, सैलिनिटी आपकी डेप्थ के साथ में चेंज करती जाती है, बट द वे इट चेंज डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द सी।
किस हिसाब से चेंज करती है वो सी की लोकेशन पे डिपेंड होता है। यानी कि सैलिनिटी जो आपको सरफेस पे दिखेगी, है ना, सरफेस पे आपको सैलिनिटी जो आपको दिखेगी वो किस वजह से ज्यादा होती है, वो इंक्रीज करती है बाय द लॉस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एवोपरेशन हो गया, सॉल्ट का कंटेंट पीछे छूट गया, या फिर कई बार डिक्रीज हो जाती है बाय द इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि नदियों को पानी ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, फ्रेश वाटर की वजह से यहाँ की सैलिनिटी भी कम हो जाती है। लेकिन डेप्थ पे भाई जो हमारी सैलिनिटी रहती है ये काफी हद तक रहती है फिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पानी का आना जाना बहुत कम नहीं होता, सॉल्ट का एडिशन वेडिशन भी जनरली इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो सरफेस जोन्स की बात करें, डीप सी जोन्स की बात करें तो यहाँ पर काफी डिफरेंस सैलिनिटी में देखने को मिलता है। जो लोअर सैलिनिटी का जो वाटर रहता है जिसकी डेंसिटी कम रहती है वो आपकी ज्यादा सैलिनिटी यानी कि ज्यादा डेंसिटी वाले पानी के ऊपर रहता है ना। और सैलिनिटी जनरली क्या करती है, डेप्थ के साथ में बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद एक अलग जोन आता है, उस जोन को कहा जाता है हेलोक्लाइन। ठीक है, जहां पर क्या होता है, सैलिनिटी आपकी एकदम से इंक्रीज होती है। मान लीजिए भाई सैलिनिटी ऐसे 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 जा रही थी, लेकिन एकदम से हेलोक्लाइन आया और आपकी सैलिनिटी एकदम से बढ़ गई। ठीक है, तो हेलोक्लाइन आपको वो पॉइंट। अगर बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट देखा जाए तो फिर एक जो इंक्रीजिंग सैलिनिटी होती है सी वाटर की, इसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है। हाई सैलिनिटी वाला जो सी वाटर होता है वो आपकी लो सैलिनिटी वाले के नीचे चला जाता है, इसकी वजह से सैलिनिटी का हो जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि लेयर वाइज लेयर आपकी सैलिनिटी वेरी करती जाती है। अब अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस की, तो देखो भाई ओशंस क्या करते हैं, आपका सोलर रेडिएशन का 80% से ज्यादा जो हिस्सा है जो अर्थ पर पहुंचता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और फैक्टर आ जाता है, वो फैक्टर ये है कि वाटर के अंदर एक रिमार्केबल कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, जो अपर मोस्ट आपका पार्ट रहता है सरफेस का, ठीक है, ये आपका 10% जो हमारा सॉरी अपर मोस्ट 10% जो ओशन का रहता है, ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर एंटायर एटमोस्फेयर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हीट पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपका टेम्परेचर ओशन का रहता है सरफेस पे, वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहता, हर जगह एक सा नहीं रहता, ये आपका लेटीट्यूड से लेटीट्यूड वेरी करता है, इक्वेटर पे अलग होगा, ट्रॉपिक्स पे अलग होगा, आपके अंटार्कटिक या आर्कटिक के आसपास अलग होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये सरफेस से लेके बॉटम तक भी वेरी करता है। एवरेज टेम्परेचर जो ओशन का होता है वो होता है 3 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो ओशन का रहता है वो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस के पास। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि मेजर डिटर्मिनेंट्स देखते हैं ओशन टेम्परेचर के, यानी कि ओशन टेम्परेचर किन चीजों से अफेक्ट होता है। इसमें भाई सबसे पहला आ जाता है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि जो सरफेस टेम्परेचर होता है ओशन का, ये डिक्लाइन करता है फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ मूव करें तो सरफेस टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सन की रेज वर्टिकली इक्वेटर और ट्रॉपिक्स पे लाई करती है ना, और जैसे जैसे ट्रॉपिक्स से ऊपर जाएंगे तो स्लैंट हो जाती है, तो वहां पर ज्यादा सन की लाइट नहीं पहुंचती है, तो भाई टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरा रीजन आ जाता है प्रिवेलिंग विंड्स का। इसमें क्या होता है, जो प्रिवेलिंग विंड्स की डायरेक्शन होती है, लाइक आपकी ट्रेड विंड्स हो गई, ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, ठीक है, ये एक्सेट्रा, इनकी डायरेक्शन की वजह से भी क्या होता है, सरफेस टेम्परेचर ओशन का फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। तीसरा आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपका लैंड एंड वाटर का। अब देखो, अगर हम देखा जाए तो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बीच में कंपेयर करें तो नदर्न हेमिस्फीयर के पास में ज्यादा लैंड एरिया है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, तो जो ओशंस आपके नदर्न हेमिस्फीयर के हैं ये थोड़े से ज्यादा वार्म रहते हैं एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। फिर आ जाता है एवेपोरेशन रेट। तो भाई ये सब घूम फिर के सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। एवेपोरेशन रेट की बात करें तो जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती सारे लैटिट्यूड्स पे, अभी बताया था। जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं ये थोड़े गर्म होते हैं, यहाँ का ओशन वाटर थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, यहाँ पर हायर एवेपोरेशन रेट होती है, जबकि जो कूलर टेम्परेचर ओशन वाटर है ट्रॉपिक्स के ऊपर और नीचे वाले, वहां पर ठंडा रहता है सरफेस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो डेंसिटी रहती है ओशन वाटर की वो भी टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से होती है ना। टेम्परेचर अगर आपका ज्यादा होगा तो ज्यादा गर्मी होगी तो डेंसिटी कम होगी, सैलिनिटी अगर आपकी ज्यादा होगी तो फिर डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी भी पानी की क्या करती है, लेटीट्यूड टू लेटीट्यूड वेरी करती है। उसके बाद आ जाता है ओशन करंट।
ओशन करंट की वजह से भी टेम्परेचर आपका अफेक्ट होता है। सरफेस टेम्परेचर ओशंस का कोल्ड और वार्म करंट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ वार्म वाटर की अगर कहीं प्रेजेंस होगी तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से रेनफॉल भी उस एरिया में जनरली ज्यादा पाया जाता है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम टेम्परेचर की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो, आप जैसे जैसे ओशन की डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी प्लस सनलाइट दोनों ही क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर के बेसिस पे ओशन डेप्थ को हमने 3 जोन में डिवाइड किया है। सबसे पहला भाई हमारा सरफेस जोन आता है, इसको मिक्स्ड जोन या मिक्स्ड लेयर भी कहते हैं। ये अपर लेयर होती है ओशन की। इस लेयर में टेम्परेचर और सैलिनिटी आपके टेम्परेचर और सैलिनिटी क्या है, तकरीबन कांस्टेंट पाए जाते हैं, यानी कि एक जैसे रहे, है ना। ये आपका तकरीबन 100 मीटर की डेप्थ वाला इलाका है। उसके बाद आता है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन आपका 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक, यानी कि 1 किलोमीटर वाला इलाका रहता है। ये यहाँ पर आपको एकदम से स्टीप फॉल देखने को मिलेगा टेम्परेचर में, यानी कि टेम्परेचर एकदम से आपका क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी लेकिन क्या करेगी, आपकी एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि ठंडा होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, है ना, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ। और फिर आता है डीप जोन। ये आपका 1000 मीटर से नीचे का बाकी जितना इलाका है, ये आपका मिडिल एल्टीट्यूड्स में सारा का सारा इलाका आ जाता है। टेम्परेचर इस जोन में अगेन कांस्टेंट रहता है, ठंडा रहता है लेकिन कांस्टेंट रहता है। ओशन बॉटम जो रहता है भाई, ये नीचे का जो पार्ट रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट से बस 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर, है ना। बाकी क्या है, यहाँ का बहुत ठंडा रहता है। इन दी एंड सबसे लास्ट वाला टॉपिक, यूएन कन्वेंशन ऑन क्लॉज ऑफ सीज, जिसको हम बोलते हैं अनक्लॉज। देखो, अनक्लोज क्या करता है, डीप सी माइनिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मैरीटाइम बाउंड्री, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन सब चीजों को देखता है। तो अनक्लोज के हिसाब से क्या कर रखा है, आपके पानी को, ओशंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले आ जाते हैं हमारे टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स में कौन से आते हैं, टेरिटोरियल वाटर का मतलब होता है कि भाई यहाँ से अगर हमारा समुद्र शुरू है, भाई यहाँ पर आपके बीचेस वगैरह आ गए, लैंड यहाँ पे खत्म हो गया है, यहाँ से हमारा समुद्र शुरू है, तो यहाँ से लेके जो 12 नॉटिकल माइल्स का इलाका रहेगा, इसके टेरिटोरियल सी या फिर टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। यहाँ पर कंट्रीज अपने खुद के लॉज बना सकती हैं, अपने रिसोर्सेज अपने हिसाब से यूज कर सकती हैं। फॉरेन वेसल्स जो आते हैं, बाहरी जो आपके नावें या सबमरीन्स वगैरह आती हैं, उनको राइट टू पैसेज नहीं दिया जा सकता, यानी कि अगर कंट्रीज चाहे तो उनको यहाँ से नहीं निकलने दे सकती, एक्सेप्ट इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज का मतलब होता है, अगर आपका वो व्यापारी वाले हैं या फिर आपके सिंपली वहां से पास थ्रू कर रहे हैं, कोई हथियार वगैरह नहीं है, तो कोई खतरा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली इन पानी से अगर आप निकलना चाह रहे हैं तो पीस और सिक्योरिटी जो दूसरी कंट्री की है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ से निकलने दिया जाए, है ना। यहाँ पर क्या है कि कंट्रीज आपकी इनोसेंट पैसेज को भी सस्पेंड कर सकती है, उनका राइट होता है। सबमरीन अगर किसी एरिया के टेरिटोरियल बॉर्डर से पास हो रही है तो उसको सरफेस पे आके नेविगेट करके अपना जो है, अपना झंडा जो है वो दिखाना पड़ता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कंटिजियस जोन। कंटिजियस जोन आपका बेसिकली क्या होता है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल से आगे का, यानी कि यहाँ से और 12 नॉटिकल माइल्स का जो इलाका रहता है, यानी कि टोटल इसको 24 नॉटिकल माइल्स में ही काउंट कर लेते हैं। ये हमारा होता है कंटिजियस जोन, ठीक है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स वाला। यहाँ पर सिर्फ 4 एरियाज में कंट्री क्या कर सकती है, अपने कानून बना सकती है। वो 4 कौन कौन से हैं, एक तो है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बाद आता है टैक्सेशन, उसके बाद आता है कस्टम्स, और उसके बाद आता है इमिग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है भाई हमारा सबसे लास्ट जोन, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि EEZ। देखो, हमारे टेरिटोरियल सी की जो एज रहती है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल से आगे, उसके बाद आपका तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स का पूरा जो इलाका रहता है, बेस लाइन से इसको 200 नॉटिकल माइल्स हम अगर काउंट कर लेते हैं, तो ये बेसिकली हमारा रहता है EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कंट्री के पास में यहाँ सोल एक्सप्लोटेशन राइट्स रहते हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज के। मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन EEZ को इंट्रोड्यूस करने का ये था कि फिशिंग राइट्स जो रहते हैं, ऑयल राइट्स जो रहते हैं, उसको लेके क्लैशेस को खत्म किया जा सके, और यहाँ पे जो फॉरेन वेसल्स होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है, ओवर फ्लाइट
लेकिन कोस्टल स्टेट्स के रेगुलेशंस के हिसाब से उनको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर फॉरेन स्टेट सबमरीन पाइप्स और केबल्स वगैरह भी ले डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये थी एंड हमारे पूरे बेसिकली क्या बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। ओशनोग्राफी भी आपका कंप्लीट हो चुका है, टोटल आपकी फिजिकल ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टोटल हमें 40 लेक्चर्स लगे हैं पूरी ज्योग्राफी को कंप्लीट करने में। ये आपकी सीडीएस के लिए आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, एनडीए के लिए यूज कर सकते हैं, इवन आप सीएपीएफ के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सीएपीएफ के लिए थोड़ा सा एडिशनल रिसोर्सेज और लगेंगे। ठीक है, जो कि मैं आपको चीता बैच में बताऊंगा। चीता बैच जो है भाई वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप या आपका कोई जानने पहचानने वाला सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहा है जो कि आपका 4 अगस्त को है ना, तो उसके लिए 120 दिन का भाई हमारा बैच है, मंडे से लेकर सैटरडे तक चला करेगा। सुबह 11 बजे से क्लासेस होंगी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो पोर्शन है हम लोग कवर करने वाले हैं। यू आर वेलकम टू ज्वाइन इट। आप इसकी डिटेल्स के लिए जो गिवन नंबर है टेलीग्राम वगैरह पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं और आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। आप 15 अप्रैल तक इसमें एनरोल कर सकते हैं, लेकिन आई विल एडवाइस कि आप 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी अपकमिंग सीडीएस तो 2024 के लिए जो बैच है ये हमारा स्टार्ट होगा 1 मई से। इसके रजिस्ट्रेशन जो है इसके रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। जो डिटेल पोस्ट है एक वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। डिटेल पोस्ट जो है आपकी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सब पर आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अबाउट दिस वीडियोस। अब इसके बाद में जो है हम इकोनॉमी को भी कवर करने जा रहे हैं। इकोनॉमी के भी कुछ लेक्चर्स होंगे जिनको सीडीएस और एनडीए के लिए हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।